Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine students and doing well in your studies. So here me Sayyid Muhammad Siddiq Ahmed and I'm delivering the lecture of class first year chemistry sin board. और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 1 से वो है स्टिचियोमेट्री का। क्या नाम लिया सर आपने? स्टिचियोमेट्री। हाँ, नाम बड़ा अजीब सा है इसका। स्टीशियोमेट्री, कोई इसको स्टोकियोमेट्री बोलता है, कोई इसको स्टोइशियोमेट्री बोलता है। वो तो प्रोनाउंसिएशन जो भी कर लो, इंग्लिश थोड़ी पढ़ लें, हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टीशियोमेट्री क्या चीज होती है, आज इसको इंशाल्लाह समझते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार चीज है। तुम देखोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, तुम बस गौर से देखना। देखो बच्चों, ये वाली बात तो हम सबको पता ही है कि जब लेक्चर शुरू होगा तो सर की आवाज को गौर से सुनना है और दूसरे रेड पॉइंटर को गौर से देखना है। दूसरी बात एक और हमको पता है कि अगर अल्लाह ताला ने कायनात में किसी चीज को केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत दी है तो वो एटम है। एटम के अलावा कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन नहीं करती। और जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करने के इरादे से मिलते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। हाँ, अब ये बात खाली फर्स्ट ईयर स्टेशियोमेट्री में याद रखने की नहीं है। जब जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले या ना भी पढ़ो आगे जाके केमिस्ट्री, तो छोटी सी बात है, कोई तुमसे पूछ भी ले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो तफसील से बताने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम इतना बोलो भाई, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की लेन देन ये केमिकल रिएक्शन कराता है, बस। और अल्लाह ने केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत एटम के अलावा किसी चीज को भी नहीं दी है। डन सर। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करने के लिए मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। या तो पहला एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, मतलब ट्रांसफर होती है, या दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन पहले एटम को देता है, या दोनों एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जब ये एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहे होते हैं ना, मतलब इनके दरमियान लेन देन का अमल चल रहा होता है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता, तो वो वक्त कहलाता है केमिकल चेंज। मतलब उनमें जो तब्दीली आ रही होती है वो तब्दीली केमिकल की वजह से आ रही होती है ना, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन मुकम्मल हो जाती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, नई सूरत, नया शक्ल, नई कंपोजिशन, नया फॉर्मूला बन के सामने आता है। तो नए फॉर्मूले का बनना ये इस चीज का सबूत है, इस चीज की पहचान है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, प्रोडक्ट बने। अब वो कैसा रिएक्शन है और से देखो। हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अल्लाह ताला ने एटम के अलावा किसी चीज को केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत दी नहीं है। एटम रिएक्शन करते हैं तो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम जरा और से देखना मेरी स्क्रीन को, तुम्हें इंशाल्लाह मेरी बात समझ में आ जाएगी। असल में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 का मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है ना, वो मिल रहे हैं किसके साथ? O2 के साथ। O2 का मतलब दो ऑक्सीजन के एटम। यानी यहाँ एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हुआ हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। यहाँ एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। इन इन सिंपल, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, ये अपने ही हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके जुड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन किया हुआ था इसने पहले से। और ये जो O2 था जिसको मैंने 2O करके लिखा, यहाँ दो ऑक्सीजन के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके केमिकल रिएक्शन करके जुड़े हुए थे। ठीक है सर। अब जब हाइड्रोजन का रिएक्शन में ऑक्सीजन से कराना चाहूंगा ना, तो सबसे पहले ये H2 का मॉलिक्यूल अपने आप को तोड़ देगा दो हाइड्रोजन एटम में। हाँ, खुद से नहीं तोड़ेगा, जाहिर है। जब मैं दोनों को मिक्स करवाऊंगा, दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, वो तो जब रिएक्शंस पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। यहाँ सिर्फ बात चली जब दोनों को रिएक्शन करवाऊंगा। जब मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो ये मॉलिक्यूल पहले एटम में कन्वर्ट होंगे, यानी H2, यानी H और H का जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है, वो टूटेगा और वो दो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के दो एटम बन गए जो कि बहुत ही रिएक्टिव हैं। और O2 का जो मॉलिक्यूल है, वो O2 का O और O का बॉन्ड टूटेगा और दो ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दोनों बहुत रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों? पहले सुकून में थे, क्योंकि दो यहाँ दो H ने आपस में बॉन्ड किया हुआ था और यहाँ दो ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड किया हुआ था। दोनों पहले बड़े सुकून में थे। जैसे ही मैंने बॉन्ड तोड़ा ना, इनका बेसुकून हो गए। अब मैं तुम्हें क्यों, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में नए नए आए हो, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 9 में पढ़ के आए हो तुम। डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है सब तुमको पता है। चलो मैं तुमसे कोई पुरानी बात नहीं करता, केमिस्ट्री के हवाले से तो खास तौर पे कल की बात याद नहीं रहती, 9 क्लास की बात कहाँ से आ जाएगी। चलो इतना समझ लो कि जब इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ था ना, H का O का, तो वो सुकून में थे। मैंने बॉन्ड तोड़ दिया इनका, बेचारे बेसुकून हो गए। लेकिन उनको पता ही नहीं है मैंने इनका बॉन्ड इसलिए तोड़ा है क्योंकि मैं
इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना सकूं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने का मतलब, पहले वो मॉलिक्यूल अपने आप को एटम में तोड़ेगा और जैसे ही एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दो एटम्स आपस में रिएक्शन करके वाटर के दो मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी एक एच एक ओ से रिएक्शन करके एक वाटर बनाएगा, दूसरा एच दूसरे ओ से रिएक्शन करके दूसरा वाटर बनाएगा, मतलब कुल मिला के वाटर के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरीके से ना इक्वेशन बनेगी 2H2O। अच्छा, बाहर लेन देन होगी, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। जब ये एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मॉलिक्यूल एटम में टूट जाएगा, तो आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करेंगे और फटाफट बोलेंगे, बस जल्दी जल्दी कहेंगे चलो भाई जल्दी करो, हम एटम में कन्वर्ट हो चुके हैं। एच कहेगा मेरा जो एच के साथ बॉन्ड था वो मेरा टूट चुका है। O2 कहेगा कि मेरा जो अपने भाई ओ के साथ बॉन्ड था वो टूट चुका है, लड़ाई हो गई है, अब हम दोनों मिलजुल के एक नया बॉन्ड बनाएंगे, एच और वो आपस में बातें करेंगे। तो फटाफट जल्दी से इलेक्ट्रॉन की लेन देन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की जब लेन देन हो रही होगी, तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन का अमल चल रहा होता है, वो अमल वो स्टेप कहलाता है केमिकल चेंज। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की लेन देन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट, एक नया फॉर्मूला बनेगा, एक नई कंपोजिशन बनेगी, एक नई शक्ल बनेगी, जिसको मैं H2O कहूंगा। देखो भाई, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थी, रिएक्शन के बाद वाटर बन गया। वाटर कौन सी स्टेट होता है? लिक्विड स्टेट होता है। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में था, ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्टेट में था। रिएक्शन के बाद दोनों कंबाइन हो गए, फॉर्मूला तब्दील हो गया। तो जहां फॉर्मूला तब्दील हो जाए ना, मतलब कंपोजिशन बदल जाए, स्टेट चेंज हो जाए, फॉर्मूला तब्दील हो जाए, वो पहचान है इस चीज की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई बच्चों तुमको? यस सर। तो उम्मीद है तुमको ये क्लियर हुआ होगा। उसको दिमाग में रखना कि अल्लाह ताला ने एटम्स के अलावा कायनात में किसी चीज को केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं दी। और जब एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन का अमल चल रहा होता है, तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। और उसके बाद जो नया सब्सटेंस, नई चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नए सब्सटेंस का बनना ये इस चीज की पहचान है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। और जो चीजें आपस में मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के मिलने से जो कुछ बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो ये आम सा कानून है कि एरो के उल्टे हाथ पे रिएक्टेंट्स होंगे हमेशा, और एरो के सीधे हाथ पे हमेशा प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। यस, छोटी सी बातें थी, रिवाइज हो गई। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक रिएक्शन तुम्हारे सामने मौजूद है, एरो के उल्टे हाथ पे सारे रिएक्टेंट्स हैं, एरो के सीधे हाथ पे प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है सर। अब ये जो उल्टे हाथ पे रिएक्टेंट्स हैं वो कितने? दो हैं सर। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। और प्रोडक्ट एक बन रहा है अमोनिया। बैलेंस करने के लिए 2 और 3 लगाया, उसकी बात नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करते ही नहीं, एटम्स रिएक्शन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल पहले खुद एटम में टूटेगा जब मैं दोनों को मिलाऊंगा, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाएगा अपने। फिर एटम जल्दी जल्दी कहेंगे एक दूसरे से कि हमारी अपने भाइयों से दोस्ती खत्म हो गई, बॉन्ड टूट गया, अब जल्दी से हम आपस में मिलते हैं, ताकि हमारा बॉन्ड बने, हम स्टेबल हों, सुकून में आ जाए। और शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। और जैसे ही ये लेन देन का अमल चल रहा होगा, वो केमिकल चेंज कहलाएगा। कि जब लेन देन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस बन के सामने आ जाएगा, जो NH3, नाम इसका अमोनिया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है सर। अच्छा जी, ये जो N2 है, N2 चलो इसको छोड़ो, मेरे रेड पॉइंटर को गौर से देखना, पूरा टॉपिक तुमको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो H2 है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? 3। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो H2 के पहले लिखा हुआ है ना 3, ये इसके मोल्स हैं। तुम इसको ये कह सकते हो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, या ये भी कह सकते हो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा जी, अमोनिया यानी NH3, इससे पहले 2 लिखा हुआ है। तुम इसको बोलोगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो जो नंबर पहले लिखा होता है ना, वो दरअसल मोल यानी मिकदार बता रहा होता है। ये बात तो हम सबको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ा है कि मोल दरअसल वो टर्म है, वो लफ्ज है जो किसी भी चीज की मिकदार को बताता है। मिसाल दी थी तुमको मैंने कि 1 मोल वाटर में, वाटर के 18 ग्राम होते हैं, तो 1 मोल से तो हमें उसके ग्राम पता चल गए, है ना? तो कैसे पता चलता है? मोल को मोलर मास में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे से बोला 1 मोल पानी ले आओ, तो 1 मोल पानी आसानी से समझ में नहीं आती बात। यानी आम जिंदगी में आम लोगों के पास तुम मोल की शक्ल में बात करोगे ना, जैसे तुम दुकान में जाके बोलोगे मुझे 10 मोल नमक दे दें, तो बेचारे को मोल समझ में नहीं आएगा। तुम बोलोगे ना 10 ग्राम नमक दे दें, तो वो बात तुम्हारी समझ जाएगा। तो मोल को मोलर मास में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम था, तो 1 मोल वाटर का मतलब 18 ग्राम पानी। अच्छा जी, तो ये मोल की फॉर्म में पढ़ते हैं। N2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 है सर। ठीक है। अब जरा इक्वेशन को सुनना, मैं कैसे पढ़ूंगा। इस रेड पॉइंटर को देखना और मेरी आवाज सुनना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 3 मोल से, और प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे सुनो जरा।
1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। डन सर। यानी कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रहा है, ये कहलाती है स्टिशियोमेट्री। समझ नहीं आपकी बात सर? अब आ जाएगी समझ में इंशाल्लाह। भाई देखो मैंने क्या बोला कि कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो तरह के रिएक्टेंट है। एक है 1 मोल नाइट्रोजन, दूसरा है 3 मोल हाइड्रोजन, आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और इनके मिलने से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 2 मोल प्रोडक्ट। तो जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और उनके मिलने से, उनके रिएक्ट करने से जितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो मिकदार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टिशियोमेट्री कहलाती है। मतलब मैं इसको और आसान जबान में करके समझाऊं ना, कि कितने रिएक्टेंट शहीद हो रहे हैं कितना प्रोडक्ट बनाने में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारी ताल्लुक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये स्टिशियोमेट्री कहलाती है। बात समझ में आई बच्चों? देखो ये तो हम सब जानते हैं ना, जो चीजें आपस में मिलती हैं रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और रिएक्टेंट के मिलने से जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है सर? तो ये तो दिमाग में रखने की बात है, छोटे से आसान सा कॉन्सेप्ट है कि कितने रिएक्टेंट मिलेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमारे पिछली एग्जाम्पल थी ना कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। स्टिशियोमेट्री कुछ भी नहीं है, नाम से बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन स्टिशियोमेट्री दरअसल तुमको ये चीज समझाती है, ये चीज बताती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मिकदारी ताल्लुक क्या है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, जिसमें रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं, खर्च हो रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। समझ आई मेरी बात? मैं तुम्हारे सामने स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तुम अगर मेरी बात को उर्दू जबान में अच्छे से सही से समझ जाओगे ना, तुम इंशाल्लाह खुद से अब अल्लाह ताला के फजल से डेफिनेशन लिखने के काबिल हो जाओगे। इस इस वाली इक्वेशन को हटाओ मेरे सामने से, मैं देखना ही नहीं चाह रहा इस इक्वेशन को, अपने आप को बाउंड मत करो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारी ताल्लुक, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जिसमें ये पता लगाना कि कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ कितना प्रोडक्ट बनाने में, इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। और रिएक्टेंट के खर्च होने का मतलब, जाहिर है रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है। एक वक्त आएगा सारा रिएक्टेंट खर्च हो चुका होगा, कंज्यूम हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, और उसकी वजह से सारा प्रोडक्ट बन के सामने आ चुका होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि बिरयानी का बनना। अब बिरयानी का बनना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, वो तो एक मिक्सचर है। सिर्फ समझाने के लिए तुमको मैं बता रहा हूँ, बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए होती हैं वो है कच्चा चावल, कच्चा आलू, कच्चा गोश्त, बाकी मसाले जाते। अब मैं बिरयानी तो बना रही हूँ तो तुमको मैं तफसील से बताऊँ सारी चीजें। तो बिरयानी बनाने के लिए जो चीजें मुझे चाहिए, जिन चीजों को मैं मिलाऊंगा, वो मिलने वाली चीजें, रिएक्ट करने वाली चीजें रिएक्टेंट कहलाएंगी। कच्चा चावल, कच्चा आलू, कच्चा गोश्त, ये सारे रिएक्टेंट हैं। जब कच्चा चावल पक्के चावल में कन्वर्ट हो जाएगा, कच्चा आलू पक्के आले में कन्वर्ट हो जाएगा, कच्चा गोश्त पक्के गोश्त में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब मेरी बिरयानी बन जाएगी। ठीक है? तो कितना कच्चा चावल मैंने इस्तेमाल किया था उससे कितना पक्का चावल बना, कितना कच्चा आलू मैंने इस्तेमाल किया था उससे कितना पक्का आलू बना, और कितना कच्चा गोश्त मैंने इस्तेमाल किया था जिससे कितना पक्का गोश्त बना, यानी कितने रिएक्टेंट्स को मैंने इस्तेमाल किया, खर्च किया, वो शहीद हुए कितना प्रोडक्ट बनाने में। ये जो कितना कितना है ना, ये मिकदार है, मिकदार क्वांटिटी को बताती है। तो रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी शहीद हो गई प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनाने में, इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। यानी इस बात को बार बार तुमको जो बोल रहा हूँ ना, इसलिए कि तुम समझ जाओ, बस दिमाग में कोई बात अटकी ना रहे। क्या होता है खासतौर पर केमिस्ट्री पढ़ने में कुछ चीजें अटकी रह जाती है, तुम दिमाग में आता है छोड़ दफा करो, आगे निकलो यार, पेपर तो पास करना है, आगे करना क्या है। लेकिन अगर तुम समझ जाओगे ना बच्चों, इतना मजा आएगा तुमको करने में कि तुम केमिस्ट्री से दिल भी लगने लगेगा, और एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बाद में भूलोगे भी नहीं, वरना क्या न्यूमेरिकल फिर रट्टा लगाना पड़ेगा, बाद में भूल जाओगे। समझ आई मेरी बात? तो रिएक्टेंट खर्च होता है, प्रोडक्ट बनने लगता है। रिएक्शन से, यानी बिरयानी को बनाने से पहले रिएक्टेंट अपनी पीक पे थे, कच्चा चावल, कच्चा आलू और कच्चा गोश्त बिल्कुल मौजूद थे। जैसे ही मैंने इनको पतीले में डाल के चूल्हा जलाया, ये ऐसा ऐसा कम होते गए। कम होने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, चावल गायब हो गया, गायब नहीं हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, होना शुरू हुआ। रिएक्टेंट क्या था, कच्चा चावल, वो कन्वर्ट होना शुरू हुआ पक्के चावल में, तो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। रिएक्टेंट तो मेरा कच्चा चावल था, अब वो कन्वर्ट हो रहा है पक्के चावल में, तो रिएक्टेंट खत्म होना शुरू हो रहा है। रिएक्टेंट तो मेरा कच्चा गोश्त था, अब रिएक्टेंट खत्म होने का मतलब आलू गायब नहीं हो रहे, वो कच्चे गोश्त गायब नहीं हो रहे, वो कच्चे गोश्त पक्के गोश्त की तरफ जा रहे हैं। तो रिएक्टेंट है कच्चा और प्रोडक्ट है पक्का। जब ये कच्चा पक्के की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा, इसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। खत्म होने का मतलब नहीं जो गायब हो रहे हैं, वही पतीली में मौजूद है, बस वो कन्वर्ट अपनी शक्ल को तब्दील करना शुरू कर रहे हैं। जब रिएक्टेंट अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू कर देना, समझो प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है।
तो रिएक्टेंट की शक्ल तब्दील होती रहेगी, रिएक्टेंट कम होता रहेगा। अब बिल्कुल ये मत समझना मेरी बात से रिएक्टेंट कम होने का मतलब रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, नहीं नहीं, रिएक्टेंट अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। तो रिएक्टेंट कम होता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा, खर्च होता रहेगा, अपनी शक्ल तब्दील करता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, यानी रिएक्टेंट की नई शक्ल अख्तियार होती रहेगी। रिएक्टेंट की नई शक्ल आना ये प्रोडक्ट कहलाता है। बात समझ में आई? तो स्टिशियोमेट्री क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी ताल्लुक कि कितना रिएक्टेंट शहीद हुआ कितना प्रोडक्ट बनाने में, कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म करने में। तो प्यारे बच्चों, स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी? सर मुझे नहीं पता अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन बनेगी। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि स्टिशियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मिकदारी ताल्लुक है। इसमें ये बात पता लगाई जाती है कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ, कितना प्रोडक्ट बनाने में, फॉर्म करने में। तो अब बताओ क्या डेफिनेशन बननी चाहिए? सर उर्दू को पढ़ के ये डेफिनेशन अंग्रेजी में समझ में आती है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी रिएक्टेंट की मिकदार में कितनी कमी आ रही है, प्रोडक्ट की मिकदार में कितना इजाफा हो रहा है, इन दोनों के दरमियान मिकदारी ताल्लुक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये स्टिशियोमेट्री कहलाता है। तो मेरी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों? लिखने के बाद चेक कर लेना, ये मैंने लिखी है, तुम तो मुझसे अच्छी लिख लोगे। द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, यानी कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, एंड क्वांटिटी ऑफ एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बना, इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्री, जो कि केमिकल रिएक्शन को देख के पता लग सकती है। ठीक है भाई? तो इन सिंपल, लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मिकदारी ताल्लुक कि कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, इस्तेमाल हुआ, कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है? यस सर, उम्मीद है यहाँ तक तुमको इंशाल्लाह बात समझ में आई होगी। अब जरा तुम तफसील से मेरी बात को और सुनो, ये देख लोगे ना न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान हो जाएगा। सुनना भाई, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब, अगर मैं नाइट्रोजन का मोलर मास निकालना चाहूँ निकाल ले सर, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं, मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ठीक है सर, कितने नाइट्रोजन है? 2। जितने भी हो उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 क्लासेस देखते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई कराओगे आंसर क्या आएगा? 28 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ? 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और अमोनिया के लिए निकालते हैं, एन का होता है 14, एन का काम हो गया, एच पे जाऊंगा, एक आइटम से दूसरे आइटम पे जाते हैं, बीच में लगता है प्लस, एच का एटॉमिक मास 1, कितने एच हैं? 3, जितने भी हो उसको मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है सर। अब अमोनिया से पहले बाहर 2 लगा हुआ था, मतलब अमोनिया के 2 मोल थे, तो ठीक है सर, इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब इसको सॉल्व करूंगा आंसर कितना आएगा? 34 ग्राम। ठीक है सर। अभी हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा मैं, क्यों? कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और से देखो बस। अगर मैं मोल से हटके मोलर मास की शक्ल में बात करूं, तो इसका मतलब ये है 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ 28 ग्राम नाइट्रोजन की वजह से अमोनिया नहीं बन रहा, 28 ग्राम नाइट्रोजन को कुछ ना कुछ हाइड्रोजन भी चाहिए होगा 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए, बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन स्टीशियोमेट्री में ना हम सिर्फ ये सीखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मिकदारी ताल्लुक किस किस्म का पैदा हो रहा है, बस। अब वो चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ यहाँ सीखा जाता है बस कि अब जरूरी नहीं है कि हर रिएक्टेंट की मिकदार को मैं तुमको बताऊं, बस इतना दिमाग में रख लो कि किसी भी एक रिएक्टेंट की, या हो सकता है कभी कभी सारे किसी एक रिएक्टेंट की मिकदार तुमको दे दी जाएगी, किसी एक प्रोडक्ट की मिकदार तुमसे पूछी जाएगी, ये एक प्रोडक्ट की मिकदार तुमको दे दी जाएगी, किसी एक रिएक्टेंट की मिकदार तुमसे पूछी जाएगी। मिकदार मिकदार बार बार मैं लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वांटिटी के लफ्ज से समझाता हूँ। अब बार बार मैं मिकदार नहीं बोलूंगा, क्वांटिटी बोलूंगा। बात समझ में आई? तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को अभी छुपा के रख दिया, मतलब इसके बारे में ना कुछ पूछा ना मैं कुछ बताया, बस जो पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ वो बता दो बस। ठीक है? तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अब सवाल ने मुझसे क्या डिमांड करी, अगर हम नाइट्रोजन, अच्छा ये बात मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ जरा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, सही लिखी? जी सर ऐसा ही है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, आपने अंग्रेजी में लिख दिया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है सर। चल, अब सुनो मेरी बात। अब परेशानी क्या हुई सवाल को? सवाल कह रहा है अगर हम नाइट्रोजन की मिकदार कम करके 3 ग्राम कर दें 28 ग्राम से, तब बताओ अमोनिया कितना ग्राम बनेगा? बड़ी आसान सी बात है। पता नहीं क्यों बच्चे इतना परेशान रहते हैं स्टीशियोमेट्री और उसके न्यूमेरिकल में। स्टीशियोमेट्री तो कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारी ताल्लुक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, बस सिंपल। कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, कितना प्रोडक्ट बनाने में, बस डन, इतनी सी बात है।
और ये बात कैसे पता चलती है? केमिकल रिएक्शन को देख के। इंडस्ट्री में तो पूरा केमिकल रिएक्शन किया जाता है, लेकिन उसको करने से पहले रिएक्शंस, क्योंकि एक केमिस्ट होता है ना, उसको पता है कौन से रिएक्टेंट मिलाने से कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो कॉपी पे रिएक्शन करके देख लेता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई असल में इक्वेशन ये कह रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। क्योंकि और बैलेंस कैसे करते हैं क्लास 9 में हम सीख के आ चुके हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सिर्फ नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशनशिप अगर देखें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया मिल रहा है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख ली। तो अगर डिमांड करने वाला यानी सवाल तुमसे ये कहे कि नाइट्रोजन अगर 3 ग्राम कर दूं तो ये बताइए अमोनिया कितने ग्राम होगा। अक्ल तो यही कहती है 28 ग्राम नाइट्रोजन जब था तो अमोनिया 34 ग्राम मिली। अब नाइट्रोजन अगर 3 ग्राम हो गया तो अमोनिया जाहिर सी बात है 34 से कम मिलेगी, है ना? हाँ सर, ये बात तो समझ में आती है। अब इसको यहाँ लिखूं कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा जी, अब जरा वो थोड़ा सा रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। ये 28 इस ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सर यहाँ डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तो हम 9 क्लास से मोल रेशियो में सीखते आ रहे हैं। इसको मोल रेशियो मेथड कहते हैं कि भाई इसको याद रखो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। ये 20 तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, हर कोई यही पूछता है। जब एक का पता चल जाएगा ना तो तुम मल्टीपल कर सकते हो। मतलब अब मिसाल के तौर पर 1 ग्राम से 2 ग्राम बन रहा है, तो 2 ग्राम से कितना बनेगा, 4 ग्राम। 10 ग्राम से कितना बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करते रहो। 1 ग्राम की वैल्यू अगर पता चल जाए, एक पता चल जाएगा तो उसको मल्टीपल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो इसको एक करने के लिए क्या तरीका है वो सुन लो, हमेशा ये करना होगा कि 28 इस ग्राम से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 34 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ क्या बचा, 1 ग्राम बचा, बाकी सब कुछ अपनी जगह वैसे ही सही है सर। अब लगाएंगे देयरफॉर। अब बताओ सवाल क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन 3 ग्राम हो जाए, 3 ग्राम हो गया सर, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऐसा ही है ना। मैंने तुमको मिसाल दी ना कि 1 ग्राम से 2 ग्राम बन रहा है, तो 2 ग्राम से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। सवाल ने यही कहा कि 3 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा, तो तुम इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी जो सवाल ने वैल्यू दी है ना, इसको अपनी पुरानी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कितना आ रहा है, 3.63 ग्राम ऑफ अमोनिया। बात समझ में आई? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई गम? नहीं सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई अलहमदुल्ला। इसको बस दिमाग में रखो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया अगर 34 ग्राम बन रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है 3 ग्राम से बहुत कम बनेगा। देखो बहुत कम बना, 34 से कहाँ आ गया 3.63 ग्राम पे, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट की मिकदार भी बहुत कम कर दी थी। समझ आई मेरी बात? यस सर अलहमदुल्ला। बात कुछ हल्की फुल्की दिमाग में उतर गई। तो जब कोई पूछे स्टिशियोमेट्री क्या है, बोलो भाई ज्यादा लंबी मैं करूंगा नहीं, बस इतना याद रखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मिकदारी ताल्लुक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, शहीद हुआ, कंज्यूम हुआ, इस्तेमाल हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म करने में, कितना प्रोडक्ट बनाने में, इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। आइए प्यारे बच्चों जरा बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे देखिए, एक सैंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं जरा। तुम्हारे सामने मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है, देख के डरना नहीं। जो काम पहले किया वही काम अभी करेंगे। बस ये है कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया है तो बस उसको न्यूमेरिकल के अंदाज से करेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए 2 स्टेप करते हैं। पहले स्टेप का नाम क्या होता है, डेटा। डन सर। जैसे वो किया था पिछली वाली एग्जाम्पल, अभी अभी करके हम अगली स्क्रीन पे आए हैं, एज इट इज वैसे ही ये करेंगे, बस तरीके से करेंगे क्योंकि हम पेपर में बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, बोर्ड में पेपर दे रहे हैं। तो न्यूमेरिकल के तरीके से करेंगे। न्यूमेरिकल करने के 2 स्टेप, पहले स्टेप का नाम डेटा। डेटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गौर से देखो। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल की पहचान आनी चाहिए। पहचान क्या है स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल में, जिस न्यूमेरिकल में इक्वेशन आ जाए और इसके अलावा किसी और लफ्ज का जिक्र ना हो, जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई जिक्र ना हो और मिनिमम मैक्सिमम का कोई जिक्र ना हो, सिर्फ एक रिएक्शन लिखा हुआ आ जाए, समझ जाओ वो न्यूमेरिकल स्टिशियोमेट्री से। ठीक है, यस सर। तो अभी तो खाली इक्वेशन है, इसके अलावा कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी और चीज का जिक्र नहीं है। तो मुझे समझ गया ये न्यूमेरिकल स्टिशियोमेट्री थे। पहले इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है सर। अब सवाल की डिमांड देखो, सवाल क्या कह रहा है। सही है, सवाल कुछ भी तुमसे पूछे, पिछले एग्जाम्पल याद रखो बैठना। सवाल ने कहा था कि नाइट्रोजन अगर 3 ग्राम हो जाए, तो सवाल की बात तो हमने बाद में मानी थी, पहले अपना देखा था कि अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हकीकत वाली असल बात क्या होती है। जो असल बात होती है ना, असल बात वो केमिकल रिएक्शन बताती है, ये असल है। सवाल जो पूछता है वो नकल होता है। नकल का मतलब, मैं नकल या चीटिंग वीटिंग नहीं बोला, तुम्हारी आसानी के लिए बता रहा हूँ। सवाल कुछ भी है, सवाल ने कहा कि भाई अगर नाइट्रोजन 3 ग्राम हो जाए तो अमोनिया कितना होगा। तो हमने कहा पहले रुक तो जाओ, सबर तो करो, असल में चेक तो करने दो कि हकीकत इक्वेशन के मुताबिक क्या है। हकीकत में इक्वेशन के मुताबिक
28 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो उसे 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, जो इक्वेशन मुझे बोल रही है, मैंने सवाल की डिमांड पूरी करी। तो हमेशा इक्वेशन की मदद से सवाल की डिमांड पूरी की जाएगी। इक्वेशन तुम्हें हकीकत और असल बात बताएगी और फिर सवाल की जो बात होगी हम उसको पूरा कर देंगे। तो डेटा में क्या लिखते हैं, जो सवाल ने तुमसे पूछा, जो सवाल ने तुमको बताया। सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। कहाँ है सर पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा। इसका मास कैलकुलेट करना है, एंड ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। हो जाएगा सर। डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यानी ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी मिकदार 50 ग्राम दी हुई है, और पूछ रहे बताइए पोटेशियम क्लोराइड का मास और ऑक्सीजन का मास कितना निकलेगा। जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगता है, और जो रिक्वायर्ड है उसका यूनिट मैंने यहाँ लगा दिया। मास पूछ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड का मास पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन का मास पूछ रहे हैं। तो सवाल तुमसे ये जवाब मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम हो गया तो बताइए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा। तो मैंने कहा सवाल की बात बाद में, दिमाग खराब कर रहा है सवाल। असल में तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन की बात देखेंगे कि हकीकत में बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी रिएक्शन के मुताबिक हकीकत वाली क्या बात चल रही है, फिर देखेंगे सवाल क्या डिमांड करता है। सवाल कह रहा है आपको पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम दिया है। मैंने कहा रुको सबर करो, मैं देखता हूँ इक्वेशन ने मुझे पोटेशियम क्लोराइड कितना ग्राम दिया। ये देखते हैं बच्चों। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, और पूरे पोटेशियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने दो लगा दिए। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 245 ग्राम। देख लो बच्चों, हकीकत में पता ये चली बात कि केमिकल रिएक्शन के मुताबिक पोटेशियम क्लोराइड के जो असली मास है, जो हकीकत में इक्वेशन के मुताबिक वो 245 ग्राम है। और सवाल ने क्या डिमांड की है कि अगर 50 ग्राम हो जाए तो देख लो सवाल ने कितना कम कर दिया। तो सवाल की बात तो बाद में मानने की, पहले से मानना शुरू करो कुछ कर ही नहीं सकते हो। सवाल तुमको देखता रहेगा, तुम सवाल को देखते रहना। ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा था कि पोटेशियम क्लोराइड अगर 50 ग्राम होगा तो बताइए पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा। मैंने कहा रुक जाओ, इक्वेशन ये कहती है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 245 ग्राम है तो पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा। आइए निकाल लेते हैं, आता है ना मोलर मास निकालना। हाँ सर। अच्छा, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से 149 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है निकाल लेते हैं सर। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 96 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, हकीकत में इक्वेशन के मुताबिक ये बात चल रही है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 245 ग्राम होगा तो पोटेशियम क्लोराइड 149 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 96 ग्राम होगा। अब सवाल ने क्या डिमांड की है कि अगर हम आपको पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम दे दें, मैंने कहा दे दें आप, कोई मसला नहीं है, तो बताइए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन कितना होगा। मैंने कहा भाई 245 से 149 मिल रहा था, तो 50 से ऑब्वियसली कम मिलेगा, 149 से बहुत कम मिकदार आएगी। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, 149 से कम आएगा। और यहाँ देख लो ऑक्सीजन के केस में 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन 96 ग्राम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है 50 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा। अब नॉर्मल काम करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या बताती है भाई, वो लिख लेते हैं। पहले जरा पोटेशियम क्लोराइड का मास निकालेंगे, कैसे आइए देखते हैं। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस, यानी इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 245 ग्राम होगा तो पोटेशियम क्लोराइड 149 ग्राम बनाएगा। डन सर। अब ये 245 इस ग्राम से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 149 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ क्या बचेगा 1। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, ये देखो 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 149 डिवाइडेड 245 ग्राम ऑफ KCl। देयरफॉर अब सवाल ने पोटेशियम क्लोराइड की मिकदार कितनी दी थी, 50 ग्राम। तो बताओ 50 ग्राम से कितना बनेगा, 50 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे, आंसर आया 30 ग्राम। तो देख लो, हमने पहले डिसाइड कर लिया था आंसर कम आएगा 149 से, जो कि कम आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर कम आएगा ज्यादा आएगा, और वैसा आ गया तो हमने सही करा है। ठीक है सर। अब आओ जरा बच्चों पिछली वाली इक्वेशन पे और से देखो दोबारा, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। जो लिखा वही बता रहा हूँ। मैंने KCl का मास तो मालूम कर लिया, अब जरा ऑक्सीजन का मास मालूम करते हैं। सवाल कह रहा है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम दिया तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा। मैंने कहा सबर करो, इक्वेशन से पूछ लेते हैं। मैंने इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड 245 ग्राम है तो ऑक्सीजन 96 ग्राम मिलेगा। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम हो गया तो ऑक्सीजन जाहिर है 96 से बहुत कम आएगा। कितना आएगा आइए देखते हैं। बताओ वर्डिंग क्या लिखोगे, वर्डिंग सर, वर्डिंग लिखेंगे 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस कितना बना रहे, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आइए लिख देते हैं जरा, 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब लगाएंगे नॉर्मल रिलेशनशिप, 245 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड,
हो गया सर 96 डिवाइड, यहाँ क्या बचा 1, डन सर। देयरफॉर अब सवाल ने पोटेशियम क्लोराइड की मिकदार कितनी कम कर दी थी 50 से, वो 245 से 50 ग्राम कर दी थी। तो 50 को उससे मल्टीप्लाई करके देख लोगे, अगर पोटेशियम क्लोराइड 50 ग्राम होगा तो उसकी मिकदार कितनी आएगी, देखो कम आ गई। असल में कितनी आ रही थी 245 ग्राम से 96 ग्राम आ रही थी, अब देखो कितनी कम हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे भी तुम्हें समझ में आई होगी बात। अब ये न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारी ताल्लुक के साथ खेला कि इतना होगा तो वो कितना होगा, वो इतना होगा तो ये कितना होगा, ये काम करते रहेंगे स्टोइचियोमेट्री में। रिएक्टेंट इतना होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट इतना होगा तो रिएक्टेंट कितना बनेगा, मतलब कितना कितना का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी ताल्लुक मालूम करने। समझ में आई प्यारे बच्चों मेरी बात। तो इसको दिमाग में रखना, और एक तुमको आसान चीज बता दूंगा मैं आगे जाके कि कहाँ पे क्या वर्डिंग लिखनी है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा। फिलहाल पहला न्यूमेरिकल था जो तुमको मैंने दिखा दिखा के बता दिया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इन्हीं न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और तुमको इंशाल्लाह समझाऊंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।